हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स। सो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, भूल मत जाना। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की यूनिट सेकंड की बीएलएलबी के फोर्थ सेम की, जिसका आप लोगों का कल एग्जाम है। तो वैसे मुझे पता है आधे से ज्यादा बच्चे एग्जाम से एक दिन पहले ही पढ़ते हैं, पर अच्छे से पढ़ के जाइएगा, अच्छे से एग्जाम देकर आइएगा। बेस्ट ऑफ लक। तो जो हमारे टॉपिक है वो है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और मेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ना, उसको फर्स्ट प्रपोज करा गया था, एम एन रॉय ने इसको फर्स्ट प्रपोज करा था 1934 में। ठीक है। और जो हमारी एक्चुअल असेंबली फॉर्म हुई थी वो 1946 में हुई थी, कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पर हुई थी। ठीक है। और जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने ऑफिशियल डिमांड करी थी 1935 में, और ब्रिटिश ने डिमांड एक्सेप्ट करी 1940 में। और जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, उसके अंडर जो है वोटिंग मतलब इलेक्शन कराए गए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए। और जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली वोटिंग के थ्रू मतलब इनडायरेक्टली इलेक्शन के थ्रू जो है नॉमिनेट हुए थे। ठीक है। और इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट था एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर। ठीक है। हाँ जी, फिर हमारा आया, जो हमारी असेंबली थी वो इसलिए बनाई गई थी ताकि जो असेंबली है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। फिर उसके बाद हमारा कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 309 मेंबर्स थे, और जब पार्टीशन हुआ तो उसके बाद 299 मेंबर्स बचे, जिसमें से 70 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट्स के थे। फिर डॉक्टर सचिनानंद जो थे सिन्हा, ये हमारे फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। फिर उसके बाद हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट हुए थे एज अ प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट हमारे हुए थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी। और बी एन राव जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। ठीक है, ये कुछ कॉम्पोजिशंस थी हमारी असेंबली की, इनके नाम याद रखिएगा। फिर उसके बाद इसके कुछ की फीचर्स थे। की फीचर्स ये थे, नेहरू जी ने प्रपोज करा था हमारा प्रियम्बल, एक सेकेंड, नेहरू जी ने प्रियम्बल प्रपोज करा था 13 दिसंबर को। ठीक है। और उसके बाद असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। मुस्लिम लीग ने कोई रोल नहीं प्ले करा था, बिकॉज उनको अपना खुद का एक डिफरेंट नेशन चाहिए था, दैट इज पाकिस्तान। और जो लोग थे इंडिया के, उन्हें गारंटी करी गया सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव रेसोल्यूशन था वो 22 जनवरी को अडॉप्ट करा गया। और यहाँ पे यार कोमा लगे हुए हैं, और यहाँ पे लगाया नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसे कोमा लगा के लिखना। गारंटी करा गया सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी, फंडामेंटल फ्रीडम। और हमारा ऑब्जेक्टिव रेसोल्यूशन अडॉप्ट करा गया 22 जनवरी 1947 को, जो पंडित नेहरू ने अडॉप्ट करा था। और जो हमारा फ्लैग था, यूनियन का जो फ्लैग था वो 22 जुलाई 1947 में अडॉप्ट करा गया। और इसको असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल 11 महीने 17 दिन लगा दिए थे, और इसके अंदर टोटल 64 लाख मनी स्पेंड हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। उसके बाद 24 जनवरी 1950 में हमारा जो जन गण मन, जो हमारा नेशनल एंथम है, उसको बनाया गया। जन मन गण को अडॉप्ट कर लिया गया एज ए नेशनल एंथम। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 में, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज रिपब्लिक डे। और जो मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, मेंबर्स ऑफ असेंबली, ड्राफ्ट इज ड्राफ्टिंग नॉट ग्राफ्टिंग, तो ये ड्राफ्टिंग है। ठीक है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये प्रेसिडेंट भी थे। और एडवाइजरी थे हमारे आचार्य कृपानी, श्री मुखर्जी, ए वी थापरा एंड वो। ठीक है, ये हमारे एडवाइजरी थे। सो गाइस, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन पे प्रेस कर देना। कल आप लोग का पेपर है, इसमें एक यूनिट जो सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों की वो है प्रेसिडेंट वाली और सुप्रीम कोर्ट वाली। तो मुझे लगता है उसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, पिछली बार भी आए थे क्वेश्चन उसमें से। तो उस यूनिट का ना मैं आपको शॉर्ट में डाल दूँ, क्योंकि यूनिट फोर्थ बहुत बड़ी है, उसके अंदर सारे एक्सप्लेनेशन है, बहुत कुछ है उसके अंदर। मैं तो ये कहूंगी कि यूनिट फोर्थ सब जरूर करके जाइएगा।
बाकी यूनिट 4 की वीडियो आपको हमारे चैनल पे इवनिंग तक मिल जाएगी, यही 4 बजे तक मिल जाएगी आपको, तो एक बार उसे पढ़ लीजिएगा क्योंकि यूनिट 4 में से क्वेश्चन आते ही हैं ज्यादातर 20 नंबर्स के, तो उसको अच्छे से करके जाइएगा और अपना कल का पेपर एकदम अच्छा से करके आइएगा, ठीक है ना। फिर आया फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रिपेयर करा था हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स ने, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करा था 1946 दिसंबर से 1949 दिसंबर के बीच में फॉर्म हुआ था। 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस करा था ऑब्जेक्टिव रेसोल्यूशन, जिसमें कहा गया एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक, ठीक है। इसमें गारंटी दी गई सिटीजन को जस्टिस की, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड एश्योर किया गया एजुकेट सेफ गार्ड फॉर माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है। और जो मेंबर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो इलेक्ट हुए थे हमारे प्रोविंशियल इलेक्शन, जो 1946 में हमारे इलेक्शन हुए थे उसके थ्रू मेंबर सिलेक्ट हुए थे, जो हमने पीछे पढ़ा 1946 में हमारे इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, ट्रांसफरेबल वोट थे, ठीक है ना। फिर जो डिसीजन था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, वो इन्फ्लुएंस काफी लोगों से भी इन्फ्लुएंस हुआ था, उसमें पब्लिक ने भी अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करे थे। और 82% ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ज्यादातर कांग्रेस के मेंबर्स थे, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसको बाइकआउट कर दिया था, और ये मेंबर्स है, ठीक है। और एक ये जो था ये एक वाइगेरियस डिबेट था कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में काफी ज्यादा डिबेट चली थी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, क्योंकि इसके अंदर जो है सेंट्रल एंड स्टेट के राइट्स के बारे में भी लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, प्लस फंडामेंटल राइट्स हर चीज के बारे में लिखा हुआ है, तो इसलिए इसमें काफी ज्यादा डिबेट चली थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। फिर इसके बाद क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था वो काफी डिबेट एंड डिस्कशन रहा था उसके अंदर, ठीक है। और 1950 में 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, और हम 26 जनवरी 1950 एज रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कुछ फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स प्रीवियस पेपर में आए हैं, वैसे मैंने जहाँ तक देखा है करेक्टरिस्टिक्स भी आई है, फीचर्स आए हैं, तो आप उसमें लिख सकते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये बहुत ज्यादा लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव एंड एलोबरेटेड है, और एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है, इसके अंदर गवर्नमेंट के एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन उन सब की भी डिटेल्स हैं, तो आप कह सकते हो कि लेंथियस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकेंड हमारा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा सुप्रीम है, हैंडमेड नहीं है, सेंटर और स्टेट नहीं बना रहे, और कोई भी अगर रीजन कोई भी ऑर्गन है स्टेट की, अगर वो कोई लॉ वॉलेट करती है तो वो भी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करी जाती है, क्योंकि सुपरमेसी है, इसका काम है डिग्निटी को इंश्योर करना, और वो किसी भी कॉस्ट पे करे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सुप्रीम है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में, क्योंकि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलता है। फिर हमारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है ये, इसके अंदर प्रोविंसेस के बारे में सब कुछ है, और इसके अंदर कंसर्न करा गया यूनियन एंड स्टेट रिलेशन को लेके, ताकि कोई डिस्प्यूट ना रहे स्टेट और यूनियन के बीच में, ठीक है। और इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं, जॉइंट एक्शन से अमेंडमेंट होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, और जो अमेंडमेंट होते हैं वो 2/3 मेजोरिटी से पास होता है ना पार्लियामेंट में, तो ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, या डायनेमिक कह सकते हो, डायनेमिक है। फिर डिवीजन ऑफ पावर, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन ऑफ पावर करी गई है, यूनियन लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट लिस्ट निकाली गई है, ताकि डिवीजन ऑफ पावर रहे हर एक के बीच में। यूनियन गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव पावर्स दी गई है, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट उसके यूनियन लिस्ट में है उसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उसके ऊपर लॉज बनाए। और हमारे 6 शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट दी गई है, 6 शेड्यूल में हमारी 3 लिस्ट दी गई है, ओके। दैट इज यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ओके। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ओके। जो सुप्रीम कोर्ट है वो हर एफर्ट लगाता है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम इन ऑर्डर टू इंश्योर इम्पार्शियलिटी ऑफ जस्टिस। और हाँ, हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, क्योंकि जो जुडिशरी है उसके जो जजेस है उसका जो रिमूवेबल है, एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकते, और उनके सैलरी भी एग्जीक्यूटिव नहीं देती है।
ठीक है, हमारी सबसे सुप्रीम है इंडिया की जुडिशरी। ठीक है, वो किसी के हाथों से या किसी के एडवाइस पे नहीं चलती है, वो पूरा हमारे लॉ के ऊपर ही चलती है। ओके। फिर हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेचर है हमारा इंडिया। बाई कैमरल आपको पता है, राज्यसभा लोकसभा है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, ऐसा बाई कैमरल इसमें फंक्शन करती है। और इसमें जो है फेडरेशन करा गया है, अपर हाउस के अलग है, यूनिट्स है और रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ही लोअर हाउस की भी है, जो लोकसभा है राज्यसभा है। ठीक है, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो लोकसभा होता है उसके रिप्रेजेंटेटिव हमारे पीपल ऑफ राज्यसभा के होता है, मेनली कंसिडर्ड एज द स्टेट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और जो ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिसी इंडिया में है, उसमें यह है कि इंडिया के अंदर टू गवर्नमेंट्स है। Federal state there are two government and the national government and government of each component unit। तो national government और जो each component unit में government है। ठीक है, बट यूनिटरी स्टेट में सिर्फ वन गवर्नमेंट नेम है, जैसे कि हमारी जो है नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, और इंडिया एक फेडरल सिस्टम के ऊपर चलता है, जिसके अंदर स्टेट और सेंटर की जो है पावर अलग है। तो बेसिकली अगर फीचर्स आते हैं तो आप ये लिख सकते हो कि लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे ज्यादा इसके डिटेल इंफॉर्मेशन है, हर चीज की लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव है, एलोबरेटिव है। ठीक है, इसके अंदर फंडामेंटल के बारे में ही नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में भी दिया गया है, सिटी प्रोविजंस के बारे में दिया हुआ है। उसी तरह सुप्रीमेसी है, ठीक है, हमें डिग्निटी और रखना हर कॉस्ट पर। रिजिड है, इतना अमेंडमेंट आते हैं, अमेंडमेंट होते हैं स्टेट और यूनियन कंसर्न में रखे हुए हैं। ठीक है, और जो अमेंडमेंट होते हैं वो हमारे पार्लियामेंट से पास होते हैं। और इसके बाद डिवीजन ऑफ पावर दिया गया है, स्टेट और सेंटर के बीच में डिवीजन ऑफ पावर है। हर स्टेट और सेंटर अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग काम करती है, ताकि बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। और हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जुडिशरी सारे एफर्ट लगाती है क्योंकि हमारी जुडिशरी सुप्रीम है। ठीक है, और उसको जजेस को हायर करना, रिमूव करना एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं होता है, ना ही उनकी सैलरी एग्जीक्यूटिव के हाथ में होती है और ना ही पार्लियामेंट के हाथ में होती है। तो हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट। ठीक है, और हमारी जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और इसका काम है जुडिशरी का कि डिग्निटी को, यूनिटी को बना के रखा जाए इंडिया की। और ऐसे हमारा बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, जिसके अंदर हमारे दो चीजें हैं बाइकैमरल के अंदर, दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है ना, और डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी है, नेशनल पे अलग है, स्टेट पे अलग है। ठीक है ना, पर यूनिटरी स्टेट में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है, दैट इज नेशनल गवर्नमेंट। और इंडिया के पास फेडरल सिस्टम है, जिसमें सेंट्रल नहीं स्टेट गवर्नमेंट रन करती है, क्योंकि अगर फेडरल नहीं होगा, फेडरलिज्म नहीं होगा, तो स्टेट और सेंटर की तो बनेगी नहीं आपस में। ठीक है, तो ये था हमारा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अभी हमने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पढ़ा है, जो हमने पढ़ा कि बी एन राव ने फर्स्ट प्रपोज करा था। उसके बाद ऑफिशियल डिमांड रखी थी कांग्रेस 1945 में, 1946 कैबिनेट प्लान के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी, 46 में वोटिंग हुई थी। आप वो सब इसमें लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड है हमारा डिस्क्राइब सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिख देना कि लेंथियस्ट है, सुप्रीम है। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है ही सुप्रीम। और बाई कैमरल सिस्टम है, डुअल गवर्नमेंट है। कुछ इसमें से 5 6 पॉइंट आप इसमें लिख देना। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडिपेंडेंस साइड, ये फर्स्ट यूनिट का है, मैंने इसमें डाल दिया क्योंकि मैंने फर्स्ट यूनिट पे लास्ट में क्वेश्चन नहीं डाले थे। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, आप इसमें बता सकते हो कि माउंटबेटन प्लान आया था, माउंटबेटन के प्लान को भी इंडिपेंडेंट एक्ट बोला जाता है, और ये क्वेश्चन वो है जो पहले में आ चुके हैं। ठीक है, इस यूनिट के। फिर आया था करेक्टरिस्टिक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, उसके बारे में आप इसमें लिखना, तो उसमें लिस्ट, तीनों लिस्ट 1935 में लाई गई थी। तो इसमें आप लिख सकते हो फेडरल कोड भी लाया गया था, आरबीआई के स्टेब्लिशमेंट के लिए प्रोविजन पास हुए थे, तो आप इसमें वो सब लिख सकते हो। ठीक है, तो गाइस पेपर अच्छे से करके आना, और अगर कोई सजेशन और रिकमेंडेशन हो तो प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मैंने ट्राई करा है कि नोट्स थोड़े शॉर्ट हो, क्योंकि कल आप लोग का पेपर है। आप लोग मतलब इन्हें पढ़ के आपको ऐसा सोचे कि आपको समझ आ जाए कि आपको लिखना क्या है, और आपको मतलब अच्छे से आप पेपर अटेंड कर सके अपना, और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, अच्छे से पेपर दे के आइएगा। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग बुक्स एंड टॉक्स। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, एंड लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, अच्छे से लेकर आइएगा। बाय बाय, और आप सब अपना ध्यान रखिएगा, वैसे भी आज का मौसम थोड़ा खराब चल रहा है, तो सब अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पेपर की प्रिपरेशन कीजिए। और जो हमारी यूनिट है, मैं फोर्थ यूनिट को पहले अपलोड करूंगी, क्योंकि फोर्थ यूनिट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं, जिसमें से क्वेश्चन 100% आती है 20 नंबर्स के। तो आप उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, शॉर्ट में आपको यूनिट मिल जाएगी, नोट भी मिल जाएंगे, और इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ओके गाइज, बाय, आप सब ध्यान रखिएगा।